प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के गद्य खंड में निर्धारित आपका पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। इस पाठ के सारांश तथा मुख्य बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इस पाठ से संबंधित आपको प्रश्न इस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाओं में दिया जा सकता है कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ का सारांश लिखिए। उत्तर में अगर आप ध्यान देंगे तो किसी भी राष्ट्र का निर्माण मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर होता है। नंबर 1, पृथ्वी, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए पहली आवश्यकता होती है वह है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी के बिना किसी राष्ट्र की संकल्पना नहीं की जा सकती। और दूसरा तत्व है जन, अर्थात मनुष्य। पृथ्वी है और मनुष्य नहीं है, उस राष्ट्र में अगर वहाँ कोई जन नहीं है तो उस राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। और तीसरा है संस्कृत। पृथ्वी भी है, वहाँ पर रहने वाले लोग भी हैं, मनुष्य भी हैं, किंतु वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वे संस्कृत विहीन हैं, अर्थात संस्कृत नहीं है वहाँ उनकी, तो वहाँ राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में ये 3 तत्व आवश्यक होते हैं। आइए अब इन्हीं 3 तत्वों पर, जो राष्ट्र के स्वरूप के मुख्य अंग होते हैं, इन्हीं पर बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्र का स्वरूप। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर अग्रवाल की पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने 3 तत्वों, जैसे कि इसके पहले ही मैंने आपसे चर्चा कर दी है कि पृथ्वी, जन और संस्कृत, इस पर प्रकाश डाला है। तो हम यहाँ पहले तत्व पृथ्वी पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। पृथ्वी, भूमि, अर्थात भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृत, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी का निर्माण देवताओं ने किया है। वह अनंत काल से हैं। उनके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अर्थात जितना अधिक हमारी पृथ्वी के प्रति हमारी चेतना होगी उतना ही अधिक हमारी राष्ट्रीयता और भी बलवान होती है, समृद्ध होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। और सही अर्थों में अगर माना जाए तो यह पृथ्वी राष्ट्रीय विकास धारा की क्या है, माता है। अर्थात जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। जितना अधिक हम अपनी पृथ्वी के प्रति जागरूक होंगे उतना अधिक वह हमारे भावों से अंकुरित होगी, अर्थात तैयार होगी, सुंदर होगी। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस प्रकार से पृथ्वी को जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसकी कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। इस तरह से पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने कहा है कि जब हम पृथ्वी को जितना अधिक जानने की कोशिश करेंगे, जितना उसके नज़दीक रहेंगे, अर्थात हमारा पृथ्वी के प्रति सचेतता जितनी अधिक होगी, जितना उसको हम निकट से समझने की कोशिश करेंगे, तो वह उतना ही हमारे लिए हितकर होती है, लाभकारी होती है। और बात करते हैं राष्ट्र के दूसरे स्वरूप, अर्थात जन। जन का आशय मनुष्य से है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अर्थात अगर पृथ्वी हो और वहाँ पर रहने वाले लोग ना हो तो किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि मातृभूमि पर निवास करने वाला जो व्यक्ति होता है वह मनुष्य होता है और वही पृथ्वी का दूसरा अंग होता है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जब पृथ्वी और मनुष्य दोनों मिलते हैं तो एक राष्ट्र की संकल्पना वहाँ उत्पन्न होती है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। और जब मनुष्य वहाँ निवास करता है, जन वहाँ निवास करता है, तभी उसकी वह मातृभूमि अर्थात जन्म लेने वाली भूमि मानी जाती है और उसे ऐसी संज्ञा प्रदान की जाती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी ही हमारी माता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में उस पृथ्वी का पुत्र होता है। माता भूमि
पुत्रो अहम पृथिव्या भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। अर्थात जब लोगों के मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि यह पृथ्वी हमारी मातृभूमि है, यह हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, तो ऐसे भावों के जन्म लेने से ही व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं और ऐसे ही भावों के द्वारा उसके मन में राष्ट्रीयता के बीज अंकुरित होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं और ऐसी भावना के उत्पन्न होने से ही व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न होता चला जाता है। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं और जब ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है तो सही अर्थों में मनुष्य और पृथ्वी के सच्चे संबंधों का ज्ञान होता है। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिन देशों में जिन लोगों के बीच अपनी मातृभूमि के संबंध में ऐसा ज्ञान नहीं होता है तो वहाँ जड़ चेतना अर्थात एक बुद्धिहीन व्यक्तित्व की भांति वह उस पर विचार और तर्क करता रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। और जब वह व्यक्ति अपनी उस मातृभूमि को पहचान जाता है, अपनी मातृभूमि के प्रति उसका लगाव हो जाता है, तभी सही अर्थों में उसका मानो आदर भाव अपनी भूमि के प्रति प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्र के दूसरे अंग में आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और राष्ट्र का तीसरा और महत्वपूर्ण अंग है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत के बिना किसी भी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, अर्थात मनुष्यों की जो संस्कृति है वह राष्ट्र का तीसरा अंग है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। अर्थात लोगों ने मनुष्य ने कई युगों करोड़ों वर्षों तक प्रयास करने के बाद जिस सभ्यता को जन्म दिया है, जिस संस्कृति का निर्माण किया है, सही अर्थों में वही राष्ट्र का तीसरा अंग है। वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है, अर्थात उसके जीवन का मानो वो संचार है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना का बंध मात्र है, अर्थात बिना संस्कृत के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृत ही मनुष्य का क्या है, मस्तिष्क अर्थात उसकी चेतना है, उसकी बुद्धि है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृत के विकास और उसके उदय के साथ ही राष्ट्र का विकास संभव हो पाता है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसकी भूमि मनुष्य के साथ साथ उसकी संस्कृति का होना भी आवश्यक है, क्योंकि संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अर्थात भूमि हो, मनुष्य भी हो, किंतु उनकी संस्कृति ना हो, वो संस्कृति विहीन हो जाएं तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा, अर्थात वह राष्ट्र शीघ्र ही गर्त में समा जाएगा। जीवन की विटप का पुष्प संस्कृत है, अर्थात जीवन के ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन रूपी वृक्ष का जो फूल है, पुष्प है, वो हमारी संस्कृत है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है, क्योंकि संस्कृत के सौरभ अर्थात सुगंध में ही राष्ट्रीय जनजीवन का वह सुंदरता, वह यश अंतर्निहित विद्यमान है। ज्ञान और कर्म दोनों की पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। ज्ञान और कर्म इन दोनों के पारस्परिक सहयोग से जो उत्पन्न होता है वही हमारी संस्कृत है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। अर्थात इन दोनों के समन्वय से ही संस्कृत हमें स्पष्ट रूप से झलकती हुई दिखाई देती है। कहने का आशय यह है कि भूमि पर बसने वाले लोगों जो जन हैं, मनुष्य हैं, उनके कर्म के द्वारा, उनके प्रयास के द्वारा संस्कृत के दर्शन होते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है और वास्तव में जीवन का जो विकास होता है उसकी जो युक्ति होती है, कैसे जीवन को चलाया जाए, वह सही रूपों में संस्कृत से ही झलकती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और संसार की प्रत्येक मानव जातियाँ अपनी युक्ति के द्वारा, अपनी इस सोच के द्वारा अपनी जाति और संस्कृति का विकास करते हैं और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास भी
करती है। इस दृश्य से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं और इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रत्येक राष्ट्र में रहने वाले लोगों के द्वारा ही अपनी संस्कृतियों का निर्माण किया जाता है, उसका विकास किया जाता है, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है। किंतु वास्तव में अगर कहा जाए तो उन सभी का जो आधार होता है, मूल रूप से जो बेस होता है, आधार होता है, वो पारस्परिक सहिष्णुता अर्थात एक दूसरे के पारस्परिक समन्वय और भाईचारे की भावना से इस संस्कृति का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक राष्ट्र के निर्माण में ये तीनों अंग किस तरीके से समाहित हैं, किस तरीके से एक राष्ट्र के समृद्धि में ये तीनों सहायक हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप पाठ के इस वीडियो में आपको मैंने पाठ से संबंधित मुख्य मुख्य बातों को विस्तार रूप से वर्णन किया है। अगली वीडियो में हम पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर तथा महत्वपूर्ण गद्यांशों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।